अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप आपको सब ठीक ठाक होंगे। बेटा आज का हमारे पास टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं और इसके क्या रूल्स हैं। तो नंबर वन हमारे पास जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। रेसिप्रोकल प्रॉमिस की जो आसान सी दो लफ्जों में डेफिनेशन है वो ये है कि वादे के बदले में वादा, यानी प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस। ठीक है जी। चाहे एक पार्टी अपनी तरफ से पूरा प्रॉमिस परफॉर्म कर रही हो और दूसरी पार्टी उसका कुछ जो उसने अपने ऊपर लाइबिलिटीज ली हैं कि जी आप अपना वादा पूरा कर रहे हो, उसके बदले में मैं ये परफॉर्म करूंगा, चाहे वो उसका कुछ हिस्सा करे या पूरा करे, ये आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हाफ हिस्सा भी वो उसका पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी। लेट्स सपोज अगर आपने जो है एक से घर लिया और दूसरे से आपने कहा कि जी मैं पेमेंट दूंगा 40% अभी दूंगा, 60% 3 महीने के बाद दूंगा। ठीक है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ठीक है, वादे के बदले में वादा और उसके बाद देखते हैं दोनों पार्टीज का इरादा। तो बेटा उसमें जो नंबर वन आप लोगों को नजर आ रहा है वो रूल्स में वो नजर आ रहा है साइमल्टेनियस। ठीक है जी, साइमल्टेनियस हेडिंग नजर आ रही होगी आप लोगों को। साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि ये ऐसा रूल होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में जिसमें दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इस बात पे एग्री होती है कि मैं भी परफॉर्म करूंगा और उसी वक्त आपको भी परफॉर्म करना होगा। ठीक है, कुछ पार्टीज फ्यूचर में चली जाती हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, लेकिन ये साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कि जिसमें एक पार्टी कहती है कि जिसको मैं परफॉर्म करूंगा उसी वक्त आपको भी परफॉर्म करना होगा, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो मैं भी परफॉर्म नहीं करूंगा। तो साथ वाली जो दूसरी पार्टी होती है वो भी कहती है कि ठीक है मैं भी आपकी विलिंगनेस को देखूंगा, अगर आप परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड है तो ठीक है मैं भी परफॉर्म करूंगा। लेट सपोज कि एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी से कहती है कि मैं आपको 10,000 जो है वो शुगर के बैग प्रोवाइड करूंगा और आप उसी वक्त जो है मुझे पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर आपकी विलिंगनेस मुझे नजर नहीं आएगी और पेमेंट देने की, तो मैं आपको शुगर प्रोवाइड नहीं करूंगा। और जो पेमेंट करने वाली पार्टी है यानी जो बायर है वो कहता है हाँ अगर मुझे भी आपकी विलिंगनेस नजर नहीं आई कि आप शुगर पैक प्रोवाइड नहीं करोगे तो मैं भी आपको पेमेंट नहीं दूंगा। इनमें दोनों पार्टीज उसी वक्त अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर रही होती हैं। दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में जो पहली नजर हेडिंग नजर आ रही है वो आप लोगों को नजर आ रही है साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। ठीक है, दूसरा आ जाता है बेटा उसमें ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है जी। ऑर्डर परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि दोनों पार्टीज जो है एक ऑर्डर के तहत अपना कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करती है कि यार इस ऑर्डर के तहत मुझे परफॉर्म करना होगा और इस ऑर्डर के तहत आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ऑर्डर क्या हो सकता है, एक लड़ सपोज एक पार्टी की दूसरी पार्टी से कहती है कि ठीक है जी मैं आपके लिए बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करूंगा और जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी उसके बाद जो है आप मुझे फर्स्ट फ्लोर अगर मैं आपके लिए कंस्ट्रक्ट करता हूँ या ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट करता हूँ उसके आप पेमेंट देंगे, फिर मैं सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट करूंगा फिर आप मुझे पेमेंट देंगे, यानी कंप्लीटेशन ऑफ वर्क पे मुझे आप आहिस्ते से पेमेंट देते चले जाएंगे। तो ये उनके दरमियान में ऑर्डर हुआ, देखिए साइमल्टेनियस नहीं हो रहा, ऑर्डर आपस में डिसाइड हुआ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी इस चीज को वो ले गए। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को दो चीजें समझ में आ गई होंगी, एक साइमल्टेनियस, एक आ गया हमारे पास ऑर्डर। अच्छा जी, तीसरी जो आपको हेडिंग नजर आ रही है वो नजर आ रही है प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस। प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि जी मैं ये काम करूंगा और जैसे मैं ये काम करूंगा तो जो है वो आप मुझे पेमेंट कर देना, अ, दूसरा कहता है ठीक है। लेकिन होता ये है कि जब एक पार्टी अपना काम स्टार्ट करने वाली होती है या काम कर स्टार्ट कर चुका होता है तो अगली पार्टी उसको मना कर देती है कि यार नहीं आप अभी काम और ना करें। तो कानून कहते हैं कि अगर जिस पार्टी ने उसको मना किया है, स्टॉप किया है काम करने से, तो फिर ये स्टॉप वाली जो है ये लाइबल होगी कि उस पार्टी को जो काम करना चाह रही थी उसको आपने मना किया, उसके जो भी नुकसान होंगे उसको कॉम्पनसेट करेंगे बिकॉज स्टॉप आपने किया है। ठीक है जी, काम में रुकावट आपकी तरफ से आई है। तो कानून के तहत आपने दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सपोज अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया यार ये मेरा घर है उसको आपने जो है व्हाइट वॉश करना है, ठीक है जी, कलर करना है, पेंट करना है। अब
आपने क्या किया कि उसने जो है वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है जी, कलर्स भी मेरे होंगे, लेबर्स भी मेरी होगी, बस आपने मुझे पैसे देने का, आपने डन कर दिया। अब वो कलर वलर लेकर आ गया, अब वो स्टार्ट कर रहा, आपने उसको मना कर दिया, भाई ठीक है मना कर दिया, लेकिन उसका नुकसान तो हो ना, वो जो कलर वगैरह परचेज करके लाया है कलर की शॉप से, तो वो कॉम्पनसेट आप उसको करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस। अगर एक अपना परफॉर्मेंस पूरा करने के लिए तैयार है और आप उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, तो उसको जो भी नुकसान होगा आप उसको पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नॉन परफॉर्मेंस इन केस ऑफ म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस। नॉन परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो जाती हैं, ठीक है जी, डिपेंड होती हैं किस लिहाज से कि जी अगर तुम परफॉर्म करोगे तो मुझे भी परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, तुम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। ये एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंड होती है। कानून कहता है कि अगर जो नॉन परफॉर्म करता है और जो परफॉर्म करने के लिए तैयार था, तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो जिसने नॉन परफॉर्म किया, जो अपनी परफॉर्मेंस करने में फेल हो गया, तो वो अगली पार्टी को कंपनसेट करेगा उसको जो भी लॉस होगा। लेट सपोज कि आपने जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी आपने मेरे लिए जो है वो बिल्डिंग बनानी है, और बिल्डिंग में ये सीन होगा कि लेबर आपकी टोटली यूज होगी और जो है मटेरियल मेरा यूज होगा। वो कहते हो कि फाइन ठीक है जी, खुदाई वगैरह हो गई। अगले दिन जो है वो काम स्टार्ट होना था, पता चला आप न सीमेंट ला रहे हैं ना ब्लॉक ला रहे हैं, कुछ भी लेकर नहीं आए। तो अब उस बेचारे ने तो अपनी तरफ से लेबर अरेंज की थी ना, अब आपने क्या किया, अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी क्योंकि अपने मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं कर रहा हो जब तक आप, क्योंकि वो आप पे डिपेंड कर रहा था, यानी आप उस पर डिपेंड कर रहे थे लेबर पर, वो आपके मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में भी क्या होगा कि नॉन परफॉर्मेंस हुई आपकी तरफ से, अब उसका जितना भी लॉस हुआ लेबर को चार्जेस देना पड़ेंगे, हो सकता है उसने और कॉन्ट्रैक्ट आपकी वजह से जो है वो छोड़ दिए थे, तो आप उसको कॉम्पनसेशन देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास थी नॉन परफॉर्मेंस इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बेटा आप लोगों को नजर आ रही है प्रॉमिस टू डू लीगल एंड इलीगल थिंग्स। कानून कहते हैं कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो जो उनका पहला कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था वो लीगल है और दूसरा जो हिस्सा है वो इलीगल है, तो कानून कहते हैं कि जो लीगल है वही इन्फोर्स किया जा सकता है, उसी पे जो है वो केसेस भी हो सकते हैं अगर वो नॉन परफॉर्म करता है, लेकिन जो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो दूसरा हिस्सा है आप उस पर जो है वो केस नहीं कर सकते, ठीक है जी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लेट्स सपोज अगर एक शख्स दूसरे शख्स से कहता है कि यार मैं अपना घर आप पे बेचने के लिए तैयार हूँ, ठीक है जी, कितने में बेचूंगा जी, मैं आप पे 1.5 करोड़ में बेचूंगा। वो कहता है ठीक है, बायर कहता होगा फाइन ठीक है, लेकिन जो यहाँ सेलर होता है वो बायर से कहता है कि देखो अगर ये तुम मेरे घर की जो है वो ऊपर का जो फ्लोर है वो गैम्बलिंग के लिए, सट्टेबाजी के लिए अगर यूज करोगे ना, तो मैं जो हूँ वो 50,000 रुपीज जो है पे करूंगा, या 5 लाख रुपीज पे करूंगा एक्स्ट्रा, यानी सेलर उल्टा पे करेगा। बायर कहते हो फिर डन, तो बायर ने अपनी तरफ से जो है 1.5 करोड़ तो पूरा दे दिया, और उससे जो है गैम्बलिंग वैम्बलिंग के लिए जो है दूसरा दे दिया हिस्सा उसको। तब मुझे ये बताइएगा क्या बायर उस पर केस कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज गैम्बलिंग जो है वो इलीगल है। तो कानून कहता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं कि हाँ सेलर कर सकता था कि अगर बायर उसको पूरी पेमेंट नहीं देता, ठीक है, बट उस घर को जो है एज गैम्बलिंग के लिए यूज करना, दैट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद बेटा आपको नजर आ रहा है ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस बीइंग इलीगल। कानून कहता है कि अगर एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स से कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो दूसरे शख्स से प्रोमाइजर जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रोमाइजी से, और प्रोमाइजर से कहता है कि यार इसके बदले में मैं आपको ये चीज प्रोवाइड करूंगा, अगर अगर वो लीगल ही होगी तो ठीक है, और अगर वो इलीगल होगी तो वो कानून कहता है कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट सपोज अगर आपने जो है वो अगर किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी को जो है वो 10 लाख रुपए दिए लोन के लिए, ठीक है जी, यानी प्रोमाइजर ने प्रोमाइजी को दिए लोन 10 लाख रुपए। अब प्रोमाइजी कह रहे हैं कि ठीक है यार ये 10 लाख के बदले में ना मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, शुगर प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर कोई जो है स्मगल्ड चीज प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपको ज्यादा तादाद में मिलेगी, ठीक है। स्मगलिंग पे तो वैसे ही बैन लगा हुआ है, ठीक है, ये गाड़ी के जो है स्पेयर पार्ट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा। तो अब कानून कहते हैं कि जहाँ शुगर जो आप उस कीमत के बदले में शुगर प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो वैलिड है, लेकिन अगर वो जो ऑल्टरनेटिव चीजें, ऑल्टरनेटिव क्या था, शुगर भी था और अल्टरनेटिव क्या था, स्मगल चीजें, तो गाड़ी के जो स्पेयर पार्ट्स थी
तो कानून के तो वो जो गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो इलीगल है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी कि अगर आप जो है वो शुगर के बजाय जो है अगर वो प्रोवाइड करेंगे, क्या कहते हैं, ये अगर आप प्रोवाइड ही नहीं करते, शुगर भी प्रोवाइड नहीं करते और गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स भी प्रोवाइड नहीं करते, जो कि स्मगल्ड होकर आने थे, अगली पार्टी जो प्रोमाइजर अपनी केस करती है स्मगल्ड, उसका इंटरेस्ट जो था वो गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स पे था, तो कानून कहते हैं कि आप उस पर नहीं कर सकते हैं, ऑल द शुगर पे तो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास से पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। साइमल्टेनियस ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, प्रिवेटिंग द परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस इन केस ऑफ म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, प्रॉमिस टू डू लीगल और अल्टरनेटिव। ठीक है जी, इसका बेटा दो और हैं। ठीक है जी, परफॉर्मेंस इज इम्पॉसिबल। कानून कहता है कि अगर दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसकी पॉसिबिलिटी इब्तिदा से ही इम्पॉसिबल थी, तो कानून की नज़र में वो भी वॉइड है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, लेट्स सपोज आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार मेरा शिप जो है वो चाइना से आ रहा है, तो मैं आपको ये शिप में जो है तकरीबन 10 कंटेनर का सामान पड़ा हुआ गुड्स है, वो मैं आपको डिलीवर करूंगा। अब आपको पता ही नहीं कि आपका शिप जो है वो उसको आग लग चुकी है, बाय फायर वो जल चुका है, तबाह हो चुका है, तो कानून कहता है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि वो चीज जो इब्तिदा से ही जल गई, जिसकी परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती, उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? तो कानून कहता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। अच्छा जी, उसके बाद नजर आ रहा होगा आपके पास लास्ट पॉइंट, टाइम इज एसेंस। कानून कहता है कि जब दो पार्टी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और जहां पर उन्होंने मेंशन कर दिया कि यार इस टाइम पे आपने मुझे डिलीवर करना है, बिकॉज टाइम यहाँ मेरे लिए मैटर करेगा, प्रोडक्टिविटी की प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, जब टाइम मेंशन कर दिया उसके बाद अगर जो है वो प्रोमाइजर जो है उस टाइम पे प्रोमाइजी को चीजें डिलीवर नहीं करता है टाइम मेंशन करने के बावजूद, तो फिर कानून कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रोमाइजी कैंसिल भी कर सकता है और जो भी प्रोमाइजी के नुकसान हुए वो आज से आपसे रिकवर कर सकता है। तो बेटा आई होप इंशाल्लाह आपको ये तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी, बट अगर कोई भी समझ में नहीं आए इनमें से कोई पॉइंट तो आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं और अपने पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है बहुत कम पढ़ाया जाता है, टीचर्स पढ़ाते नहीं है, लेकिन आप लोगों के पेपर्स में बहुत ज्यादा पूछा गया है रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस। ठीक है जी, आई होप आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जब तक आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक ही हमारे पास दैट इज कॉल्ड इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि जी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए किन किन इसेंशियल्स का होना लाजमी है। तो नंबर वन आपको नजर आ रहा होगा, इट मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन। नंबर टू, इट मस्ट बी डेफिनाइट एंड क्लियर। नंबर थर्ड, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। फोर्थ, इट मे बी स्पेसिफिक और जनरल। फिफ्थ आपको नजर आ रहा होगा, इट मे बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। Sixth, it should not contain negative condition or it must not a crossover. नंबर वन जो नजर आ रहा है बेटा, इट मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि जब भी पार्टीज आपस में कॉन्टेक्ट करेंगी तो उनके दरम्यान में सोशल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। सोशल में दोनों पार्टीज में जो है वो कानूनन जिम्मेदारी पैदा नहीं होती, ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती, बट लीगल रिलेशनशिप में जो है वो दोनों में ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं। तो सो देयरफॉर फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फॉर अ वैलिड ऑफर, देयर मस्ट बी अ लीगल रिलेशनशिप। इसके बाद बेटा आपके पास आ रहा है सेकंड, इट मस्ट बी डेफिनेट एंड क्लियर। कानून कहता है कि जब भी पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट के दरम्यान में बिल्कुल क्लैरिफाई होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन, किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल तमाम इस पर तमाम एंगल से वो क्लियर होना चाहिए। नंबर थर्ड है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। कानून कहता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्विटेशन एंड ऑफर। इन्विटेशन एक अलग चीज है, ऑफर और अलग चीज है। ठीक है, तो आपने इन्विटेशन से हटकर ऑफर करनी है। अगर आपने इन्विटेशन की या दावत दी तो वो फिर ऑफर नहीं कहलाएगी और न ही आप उस पर केस कर सकते हैं, सू कर सकते हैं, न ही आप अपना नुकसान का ज़ाला ये कॉम्पनसेशन, ये डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं।
फोर्थ हेड में भी स्पेसिफिक और जनरल कानून कहता है कि जी बिल्कुल जो ऑफर है वो स्पेसिफिक भी हो सकती है और जनरल भी हो सकती है और दोनों ही वैलिड ऑफर होती हैं। बट जनरल के लिए आप जो मल्टीपल एक्सेप्टेंस का फेयर है उसको खत्म करना होगा, ठीक है जी। स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि आप किसी एक पर्सन को फेस टू फेस भी कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ पीपल को जो आपके पास उस वक्त प्रेजेंट है 10 15 20 लोग जो हैं, ये किसी हॉल में बैठे हैं 50 लोग 150 200 लोग आप उनको कर रहे हैं। जनरल का मतलब ये है कि आप पब्लिक एट लार्ज कर रहे हैं, चाहे आपसे उसकी कम्युनिकेशन हुई है नहीं हुई है, बट पब्लिक एट लार्ज कर रहे हैं तो वो भी कानून कहता है कि वैलिड ऑफर होगी, ठीक है जी। फिर कहता है कि इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरिंग, लाजमी तौर पर जो है वो कम्युनिकेशन ऑफरी से होनी चाहिए। यानी कानून कहता है कि आपने जिसको ऑफर की है सिर्फ वही आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे शख्स को जिसको आपने ऑफर नहीं किया और वो आपके ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और बाद में वो आपसे क्लेम करता है कि जी मैंने तो आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली बट आप सिर्फ उसकी कम्युनिकेशन नहीं हुई, जो ऊपर भी हमने डिस्कस किया, तो कानून कहता है वो इनटाइटल्ड नहीं है आप पे केस करने के लिए, ठीक है। फिर 6 पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, इट शुड नॉट कंटेन नेगेटिव कंडीशन। नेगेटिव कंडीशन का मतलब ये है कि आपने कोई ऐसी चीज नहीं रखनी है अपने ऑफर में कि जो नेगेटिविटी को जो है वो शो कर रहा हो। लेट्स सपोज अगर आप किसी को ऑफर करते हैं और आप उससे कहते हैं कि जी मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूँ, मुझे रिप्लाई करो यस या नो में, और अगर तुम कुछ भी जवाब नहीं दोगे तो मैं खुद से एज्यूम कर लूंगा तुमने मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर, तो कानून कहते हैं ऐसी कोई चीज आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। डोंट पुट द वर्ड्स इनटू हिज और हर माउथ, लेट हिम से यस और नो, ठीक है। उसको मौका दीजिए बोलने का कि वो खुद से क्या चाहता है, ठीक है। इट मस्ट नॉट अ क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर का मतलब ये है कि कभी भी ऑफर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप भी ऑफर कर रहे हैं अगली पार्टी को पता नहीं है उसने भी आपको ऑफर कर दिया, तो इस तरह से दोनों तरह से क्या होगी ऑफर होगी, तो एक्सेप्टेंस कहाँ चलेगी। तो कानून कहते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर भी होनी चाहिए तो एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, और अगर दोनों ने एक दूसरे को ऑफर कर दिया तो फिर यहाँ हमें कहीं भी एक्सेप्टेंस नजर नहीं आ रहा है, तो एक्सेप्टेंस का फेयर लाजमी होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये तमाम चीजें यहाँ तक क्लियर होगी, जल्दी से देख लीजिएगा, देन फिर आगे हम चलते हैं। गो थ्रू कर लीजिएगा तमाम पॉइंट्स को बेटा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नजर आ रहा होगा आप लोगों को, दैट इज रिवोकेशन ऑफ ऑफर। पहला है बेटा नोटिस ऑफ रिवोकेशन, नंबर 2
लैप्स ऑफ टाइम, नंबर थर्ड है आपके पास फेलियर टू फुलफिल कंडीशन, failure to fulfill condition। इसके बाद नजर आ रहा है आपको फोर्थ पे है डेथ और insanity of offerer। डेथ और insanity of offerer हुआ, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पे आप लिख लीजिएगा revocation of offer by offering, revocation of offer by offering। सिक्स पे आप लिख सकते हैं काउंटर ऑफर, और एक लास्ट और लिख लीजिएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। और लास्ट आप लिख सकते हैं डेथ ऑफ डेथ और इंसेनिटी ऑफ ऑफ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नया टॉपिक है रिवोकेशन ऑफ ऑफर। यानी अगर एक ऑफर जो है वो ऑफरी को ऑफर करता है तो वो कितने तरीकों से जो है वो ख़त्म हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है। नंबर वन है नोटिस ऑफ रिवोकेशन, लैप्स ऑफ टाइम, फेलियर, डेथ, रिवोकेशन, काउंटर। मैं वन बार वन करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नोटिस ऑफ रिवोकेशन का मतलब ये कि अगर ऑफर ने किसी ऑफरी को ऑफर की और अभी तक उस ऑफरी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो कानून कहता है कि ऑफरर इस बात का हक रखता है कि वो नोटिस देगा और ऑफरी से कहेगा कि जो मैंने आपको टाइम पे आपका जवाब अभी तक नहीं आया, चाहे टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं भी हुआ है, तो वो अपनी ऑफर टर्मिनेट खत्म कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, रिवोकेट कर सकता है। इसके बाद बेटा हमें नेक्स्ट जो नजर आ रहा है वो आ रहा है लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब है कि अगर ऑफर ने ऑफरी को ऑफर की और इसे कहा कि जी आपके पास 5 दिन है, 5 दिन के अंदर अंदर मुझे यस या नो का जवाब दे, तो कानून कहते हैं 5 दिन अगर गुजर जाते हैं, छठे या सातवें दिन अगर ऑफर आता है कि जी मुझे आपकी ऑफर कबूल है, लेकिन मीन वाइल वो अपनी चीज किसी और को